चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, कुमार आ चुके हैं। आज तो मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स। कल आप लोग कमेंट नहीं कर पाते ना, क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी ना, मुझे नहीं पता टेक्निकल इशू आ रहा था। चलो मैंने तो बढ़िया पढ़ा दिया था। चलिए लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स को बहुत मिस किया मैंने कल। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। खुशबू आ चुकी हैं, दिनेश दहालिया आ चुके हैं, मोनू कुमार आ चुके हैं, पंकज विष्णु विक्की रितेश। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने कल की क्लास में केमिस्ट्री क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी जिसको हिंदी में हम रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता के नाम देते हैं। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? कल मैं पढ़ा दिया था मैंने। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन-कौन से होते हैं वो भी मैंने कल पढ़ा दिया था। कितने सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, फ्रांसियम, ये सब है ना। फिर मैंने कल पढ़ाया था आपको। आज मैं ज्यादा बड़ी-बड़ी क्यों कर रही हूँ कैमरे में? एक बार रुकना, थोड़ा सा मैं अब ठीक हुआ? अभी नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कैसे सेटिंग हो गई है कैमरे की? अब तो ये है ना? हाँ, पता नहीं कैसा हो जाता है। चलो ठीक है, अब एकदम बराबर है। अब बराबर है ना? चलो चलिए, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिर मैंने पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, उसका टर्म किसने दिया, उसका यूनिट क्या था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कितने टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वहां से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा निकलता है तो क्या होता है, बीटा निकलता है तो क्या होता है, गामा निकलता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूं, है ना। चलो तो ये आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, कमेंट नहीं कर पाए थे, बस आज हमें पढ़ना है पहले यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनके क्या क्या डेली लाइफ में काम में लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, हिंदी में लिखो रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग, यानी कि हम कौन-कौन से आइसोटोप्स हैं जिनको काम में लेते हैं अच्छे कामों में, ठीक है, अच्छे कामों में। अभी आपको समझ में आएगा अच्छे काम में कैसे बोल रही हैं। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन तो कोबाल्ट 60 से बहुत बार बनता है एग्जाम में, है ना, कोबाल्ट 60 से बहुत बार बनता है। ये कोबाल्ट 60 कहां काम आता है, आप बताओगे कैंसर के ट्रीटमेंट में या कैंसर का पता करने के लिए। तो जरा लिखिएगा कौन-कौन सा, पहला आप ये लिख लो, पहला आप लिख लो कोबाल्ट 60 CO60, ये बहुत फेमस है बच्चा, इसको स्टार कर लेना। तो कोबाल्ट का एक आइसोटोप है 60, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और इसको कहां पे काम में लेते हैं, तो लिखो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यानी कि उसके उपचार के लिए, लिखो इस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अब कैंसर का उपचार कैसा, तो कहां पर बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं, यानी कि कैंसर सेल्स कहां बन रही हैं उसका पता लगाने के लिए यूज में लेते हैं। तो कैंसर वाली सेल्स का पता लगाने के लिए या कैंसर वाली सेल्स के उपचार में हम कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, आप बताओगे बच्चा, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। ऐसे ही एक होता है फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 दूसरा लिखेंगे T32, फास्फोरस 32 को कहां पर, तो इसको हम ब्लड कैंसर में, देखो वैसे कॉमन आपसे कैंसर पूछे ना कि नॉर्मल कैंसर या आपको कोई कैंसर के आगे मेंशन नहीं किया कहीं पर भी, तब आप आंसर कोबाल्ट 60 का क्या होगा, लेकिन स्पेशली वो दे कि रक्त कैंसर का पता लगाने के लिए या रक्त कैंसर वाली सेल्स का पता लगाने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज में लिया जाता है, तब आप क्या करोगे बच्चा, तब आप करोगे फास्फोरस 32, पी किसका सिंबल होता है फास्फोरस का। तीसरा होता है सोडियम 24, सोडियम का सिंबल Na होता है और 24, सोडियम 24 को हम ब्लड क्लोटिंग का पता करने के लिए काम में लेते हैं कि ब्लड का क्लोट, आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर अगर अंदर ही कहीं पर रक्त का थक्का जम गया तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी आ सकती है। तो रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए कि किस हिस्से में कहां पर कौन सी वेन आर्टरी या कहीं पर भी ब्लड का क्लोटिंग हुआ है क्या, यानी कि किस ऑर्गन की किस धमनी में किस सिरा में कहीं पर भी खून का थक्का जम रहा है कि नहीं जम रहा है, उसका पता करने के लिए सोडियम 24 आइसोटोप यूज में लेते हैं। ब्लड में कैंसर सेल्स हैं कहां पे है, अब ब्लड आप जानते हो ऊपर से लेकर नीचे एडी वाले पार्ट तक खून रहता ही रहता है, तो कहां पे किस ऑर्गन में खून की सेल्स में कैंसर बढ़ रहा है उसका पता लगाने के लिए आप क्या बताओगे बच्चा, वो ब्लड कैंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरेनियम 238, 4 नंबर पर यू सिंबल होता है यूरेनियम का, यूरेनियम 238 क्या पता करता है, द एज ऑफ अर्थ, इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एज, लिखो फाइंड द एज ऑफ अर्थ, फाइंड द एज ऑफ अर्थ, धरती की आयु का पता लगाने के लिए, लिखो धरती की आयु का पता लगाने के लिए, धरती की आयु का पता लगाने के लिए कितनी पुरानी है ना, तो इसको हम कहां से पता लगाते हैं, आप बताओगे बच्चा यूरेनियम 238 से। ऐसे ही एक और होता है 5 नंबर पे कार्बन 14, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 6 तो होता है, सबको पता है, एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, हम यहां पे कार्बन के 14 वाले की बात कर रहे हैं। ये कहां काम आता है, तो ये काम आता है बच्चा रेडियो डेटिंग में, ये कहां पर काम आता है, रेडियो डेटिंग में, या इसी को हम दूसरा कहते हैं नाम से कार्बन डेटिंग, इसको हम कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग के नाम से, दिख रहा है ना एक बार, अब दिख रहा है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा बार-बार कमेंट कर रहा है। कुंदन फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर के लिए ही काम में लिया जाता है, ब्लड में कैंसर के लिए, कार्बन 14 रेडियो डेटिंग या कार्बन डेटिंग, हिंदी में सेम नाम होगा, कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग में हम काम में लेते हैं। अब कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग से हम क्या पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग से कोई भी फॉसिल है उस फॉसिल की एज, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, वो जीवाश्म है बहुत सालों पुराना, कोई भी फॉसिल है, कोई कंकाल है, वो सारा कहां पे दब गया, पानी धरती के नीचे दब गया, तो कितने साल पुराना दबा होगा, इसका पता लगाने के लिए, फॉसिल्स की एज पता करने के लिए, या जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स का मतलब चट्टानें, चट्टानों की आयु का पता करने के लिए, तो इसी को हम क्या, आप बताओगे बच्चा, इसी को हम रेडियो डेटिंग या कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ले बच्चा कि कार्बन 14 कहां पे काम आता है, तो कार्बन 14 काम आता है फॉसिल्स, फॉसिल्स जिसको हम जीवाश्म कहते हैं, कोई भी जैसे कोई कंकाल है, कोई गाय भैंस, कोई मर गया, कोई इंसान मर गया, उसको नीचे जमीन में दफना दिया, फिर उसके जीवाश्म निकलते हैं, फॉसिल्स निकलते हैं, कितने साल पुराना ये मर हुआ होगा, तो इसमें काम में लेते हैं। तो रेडियो डेटिंग और कार्बन डेटिंग से हम किसी भी जीवाश्म की और चट्टानों की उम्र का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे ट्रिटियम। अब ट्रिटियम क्या होता है आप लोग बताओ, कल हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप क्या कहलाता है, ट्रिटियम कहलाता है, और ट्रिटियम ही तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ये पता लगाता है, ये नया है, इसका आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एज ऑफ वाटर, पानी की आयु पता करने के लिए, पानी की आयु पता करने के लिए, लिख दीजिए पानी की आयु का पता लगाने के लिए, पानी की आयु का पता लगाने के लिए, ओके। और एक लास्ट और लिख लो 7 नंबर पर आयोडीन 131, आई 131, आई सिंबल होता है आयोडीन का, और मैंने या तो पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगी कि हमारे गले में ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसको हिंदी में हम थायराइड ग्रंथि या आउटो ग्रंथि कहते हैं, और इसी थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन होता है, और जब ये आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसी ग्रंथि में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गोइटर या घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। तो बच्चा घेंगा रोग या गलगंड रोग के उपचार में कौन सा आइसोटोप, आयोडीन 131, या तो ऐसे पूछेगा या पूछेगा थायराइड ग्रंथि के पास आयोडीन की मात्रा कितनी है या कितनी नहीं है, कितनी कम है कितनी ज्यादा है, इसका पता करने के लिए कौन सा आइसोटोप, आयोडीन 131, आयोडीन 131, समझ में आ गई मेरी बात। हां कुंदन उसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली वो आप याद रखोगे ब्लड कैंसर के लिए, देखो उसको अस्थि वाले में क्यों लिखा होगा, खून कहां बनता है कुंदन, ये बताओ कहां बनता है, बोन मैरो बनता है, बोन मैरो को हिंदी में हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो कभी-कभी हम इस सोडियम 24 को फास्फोरस 32 को बोन कैंसर या बोन मैरो कैंसर में भी पता करने के लिए यूज में लेते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लड कहां बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है, तो चेक करेंगे ना, जो बोन मैरो में नया ब्लड बन रहा है उसमें तो कोई कैंसर सेल्स नहीं बन रही है, समझ रहे हो, तो इस केस में लिखा होगा कुंदन, ठीक है बेटा। तो आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि गले में होती है, यहाँ पे उसके पास कितना आयोडीन है या कितना नहीं है आयोडीन, उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, हम करते हैं आयोडीन 131 आइसोटोप को यूज में। अब सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, एक तो कार्बन डेटिंग वाला आता है, दूसरा कोबाल्ट 60 का आता है, और तीसरा ये वाला यूरेनियम डेटिंग वाला, इसी को तो यूरेनियम डेटिंग कहते हैं ना, यूरेनियम 238 से हम एज की, अर्थ की आयु का पता लगा लेते हैं। तो ये तीन आपको स्किप नहीं करने बच्चा, सबसे ज्यादा ये आता है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये ट्रिटियम वाला नया है, हाइड्रोजन का इकलौता ऐसा आइसोटोप है जो कैसा है, जो आप बताओगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, बाकी हाइड्रोजन का प्रोटीन ड्यूटेरियम किसी भी टाइप का कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होता है। ये सारे आप आइसोटोप्स कहां यूज में लेते हो, तो ये हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं अच्छे कामों में, ठीक है। चलिए अब मैम अच्छे काम का मतलब बुरे काम का मतलब क्या है, वैसे बुरा ये भी नहीं है, यूरेनियम से ही हम बनाते हैं क्या, आप बताओगे एटॉमिक बॉम्ब, है ना। तो अब बात करेंगे हम कैसे, मैम
14 सीआईडी के लोग यूज करते हैं। मैंने इतना सीआईडी नहीं देखा, आपने देखा होगा तो आप जानो, राइट? तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूज कौन-कौन से सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवाए हैं, अल्फा बीटा गामा डीके बता दिया है, इन तीनों के बारे में पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि चेन रिएक्शंस क्या होती है। चेन रिएक्शंस क्या होती हैं, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन अभिक्रियाएं। कुछ क्वेश्चंस बनेंगे बच्चा यहाँ से बहुत अच्छे से आप लोग सुने भी होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो सुना होगा ना, पहला एटॉमिक बम किसने बनाया था, है ना? एटम बम कौन सी प्रोसेस पे आधारित है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज होता है, कंट्रोल रोड के तौर पे क्या यूज होता है, कुछ क्वेश्चंस है जो आप यहाँ से पढ़ोगे। चेन रिएक्शन का मतलब है श्रृंखलन अभिक्रिया। बच्चों चेन का मतलब क्या है, आगे से आगे, आगे से आगे। आजकल आप देख रहे हो एमएलएम मार्केटिंग चल रहा है ना, कि अपने नीचे 3 बंदों को जोड़ो, मर्सिडीज ले जाओ घर, है ना? वैसी वाली आजकल चेन कंपनियां चल रही है ना, एक बंदे को जोड़ा, उस बंदे ने अपने अंदर 3 जोड़े, उसने अपने अंदर 3 जोड़े, उसने अपने अंदर 3 जोड़े। ठीक वैसे ही मैं आपको बता दूं, वो तो एमएलएम कंपनियां हैं जो घोटाले कर रही हैं, आजकल बेचारी इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट यूथ को फंसा रही है। यहाँ पर हम चेन रिएक्शंस की बात करते हैं। चेन रिएक्शंस का मतलब है जो आगे से आगे श्रृंखला बना के चल रही होती है रिएक्शंस। बच्चा चेन रिएक्शंस होती कैसे हैं? हमने लिया यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। और कौन सा, तो यूरेनियम 235 लिया, बहुत ध्यान से समझना। ये यूरेनियम 235 कल की क्लास में हमने पढ़ा था, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है इसका, है ना? इसका अस्थायी नाभिक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। आपने इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी, आपने एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करवा दिया, एक न्यूट्रॉन इस तरीके से अटैक करवा दिया, किसके नाभिक के ऊपर, यूरेनियम 235 के नाभिक पर। अब आप जानते हो चूंकि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो डिसइंटीग्रेट तो होगा ही, टूटेगा, अपने आप टूटेगा, हमारा तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है, टूटेगा। तो यहां से अगेन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन निकले और साथ में बहुत सारा यहां से क्या निकलेगा, आप बताओगे, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। अब इस ऊर्जा को आप अच्छे काम में ले सकते हो, है ना? इसी एनर्जी से, इसी एनर्जी को काम में लेके हम क्या बनाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अभी बताएंगे हम थोड़ी देर में आपको, हम बिजली बनाते हैं, है ना? बिजली बनाते हैं, बिजली ऐसे टरबाइंस को घुमा के बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग वर्क की आपने पढ़ा होगा। तो मैंने कहा यूरेनियम 235 एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, इसका न्यूक्लियस, इसका नाभिक अनस्टेबल है, तो आपने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो इसका न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा और टूटने से क्या होगा, अगेन 3 न्यूट्रॉन यहां से रिलीज होंगे, बहुत सारा एनर्जी, और एनर्जी इतना सारा एनर्जी है कि आप इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हो। अब ये न्यूट्रॉन फिर से जाके क्या होगा, इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराएगा, ये न्यूट्रॉन भी टकराएगा यूरेनियम 235 के, ये न्यूट्रॉन भी टकराएगा यूरेनियम 235 के, तो अगेन यहां से क्या होगा बच्चा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगा और साथ में क्या, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। इस तरीके से यहां पर भी क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारा एनर्जी, 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारा एनर्जी, फिर ये न्यूट्रॉन जाएगा अगेन यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस नाभिक से टकराएगा, फिर 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, फिर 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, फिर 3 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम 235 के नाभिक से टकराएगा। तो इस तरीके से करते 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 ये चेन रिएक्शन बन गई है, एक चेन रिएक्शन बन गई है बच्चा, इस तरीके से करते 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 अगर आप इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल वे में करवाओगे तो आप यहां से बिजली बना लोगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है ना, जो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे चलती रहती है, तो बच्चा लास्ट में इस यूरेनियम 235 से क्या बनता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीसा धातु में बदल जाएगा, ये यूरेनियम 235, ठीक है? लास्ट प्रोडक्ट इसका लेड बन जाएगा, सीसा बन जाएगा। तो एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 से 3 न्यूट्रॉन निकले और साथ में एनर्जी निकला, फिर इन तीनों ने आगे से आगे न्यूक्लियस को फिर अटैक किया और फिर वहां से ऐसे करते करते चेन रिएक्शंस बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, ये श्रृंखला बनती गई, बनती गई। इस टाइप की रिएक्शंस को हम चेन रिएक्शंस कहते हैं। यहां से समझने वाली जो बात है, जो एग्जाम में आएगा वो ये आएगा, एग्जाम में आता है कि चेन रिएक्शंस को इनिशिएट कौन करता है, तो कौन किसकी बम्बार्डमेंट करवाई आपने, न्यूट्रॉन की। तो चेन रिएक्शंस होती है, इनकी शुरुआत कौन करता है, इट इज इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से ये रिएक्शंस क्या होती है, शुरू होती है न्यूट्रॉन की। और जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 की न्यूक्लियस पे अटैक करता है तो वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और लास्ट में जाकर क्या, ये यूरेनियम 235 है, इसी से ही चेन रिएक्शन करवा के हम इसका फाइनल प्रोडक्ट, इसका अंतिम उत्पाद क्या, लेड सीसा धातु बना लेते हैं, ये लेड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा। तो ये याद रखना, इसका फाइनल प्रोडक्ट लेड सीसा धातु और शुरुआत इसकी न्यूट्रॉन करता है, और ऐसे ही हम टरबाइंस को घुमा के बार-बार वहां पर हम बिजली प्रोडक्शन भी इसी केमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन भी हम इसी केमिकल रिएक्शन, और इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से, ऐसी चेन रिएक्शन से हम बिजली बना सकते हैं। तो इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। अभी हम बात करेंगे कितने टाइप से, ठीक है? ये चेन रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा कि कहां पे होती है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आती है, या न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर छोड़ो बाद में, वो एग्जांपल है, पहले आप सुनो, यही चेन रिएक्शंस हम कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्शंस में करवाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया। बच्चों नाम से क्लियर है, वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेता है। देखो केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, मैं आपको बता दूं, ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट, कक्षा कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चा, ठीक है? ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है उसको केमिकल रिएक्शन, और जिसमें किसी एटम का न्यूक्लियस हिस्सा लेता है, नाभिक हिस्सा लेता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होगी, वो रिएक्शंस जिसमें कौन हिस्सा लेता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक हिस्सा लेता है। जो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जिसमें हिस्सा लेता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो वो केमिकल रिएक्शंस होती है, बस समझ में आ गई। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, यानी कि मैम केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेता है वो कितने टाइप की होती हैं, वो 2 टाइप की होती हैं। कौन-कौन सा, नंबर 1 पे लिखो, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना, टूट जाता है एक बड़ा न्यूक्लियस वाला एटम छोटों में, ठीक है? दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है बच्चा, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना या संलयन, नाभिकीय संलयन। तो 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जहां पे हम चेन रिएक्शंस करवाते हैं, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब नाम से ही क्लियर है बच्चा, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो एक अनस्टेबल क्या है, न्यूक्लियस है, वो टूट जाता है, इसमें 2 छोटे न्यूक्लियस वाले एलिमेंट में, 2 में टूट गया, और टूटने के साथ-साथ यहां पर क्या होगा, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा, ऊर्जा यहां पर मिलेगा। समझ में आ गया? तो बच्चा मैंने कहा कोई एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो बड़ा बड़ा यानी कि बड़ा न्यूक्लियस वाला या ज्यादा अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो छोटों में टूट गया और साथ में एनर्जी निकला। लेकिन यहां पर ये दोनों ही, ये भी रेडियोएक्टिव और ये भी रेडियोएक्टिव होंगे, ठीक है? ये आपको जानने वाली यहां पे जरूरत है इस बात की कि कोई भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो 2 छोटे रेडियोएक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियस में टूट गया, साथ में एनर्जी एमिट कर रहा है, बहुत सारा ऊर्जा निकाल रहा है, यानी फिजन हो गया। फिजन किसका, इसके न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस है उसका, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से मतलब नहीं है। तो इसका नाभिक टूट के 2 छोटे रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस वाले न्यूक्लियस में टूटकर एनर्जी एमिट करता है, तो इस टाइप की चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को फिजन कहा जाता है, इसे विखंडन कहा जाता है, ठीक है? विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संलयन। यहां पर 2 छोटे न्यूक्लियस वाले आपके एलिमेंट्स होंगे, वो जुड़कर क्या करेंगे, वो एक बिगर न्यूक्लियस वाला एलिमेंट बनाएंगे। ये छोटे जुड़ के आपस में बड़ा बना रहे हैं, यहाँ पे बड़ा छोटों में टूट रहा है, तो टूटना ही तो फिजन होता है। और यहाँ पर फ्यूजन, जुड़ना, 2 छोटे एलिमेंट के न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा एलिमेंट का न्यूक्लियस बना रहा है। लेकिन याद रखना ये एलिमेंट्स नॉन रेडियोएक्टिव होंगे। ये क्या होंगे, ये नॉन रेडियोएक्टिव होंगे, यहाँ पे रेडियोधर्मी तत्व नहीं होंगे। तो एग्जाम देखो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन डालता है, आप पूरी थोड़ी पढ़ के क्वेश्चन नहीं करके आ पाते हो, क्यों? क्योंकि एग्जाम में कहता है कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यूज में लेते हैं, तो वो सब फ्यूजन में लेते हैं, फ्यूजन में हम नहीं लेते हैं। फ्यूजन में रेडियोएक्टिव आइसोटोप ही था और टूटा वो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही था, ठीक है? यहाँ पर हम बोलेंगे कि नॉन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस काम में लेते हैं। समझ में आ गया? बड़ा छोटे में टूटेगा तो फिजन है, छोटे आपस में जुड़कर बड़ा बनाएंगे तो भैया फ्यूजन है, संलयन है। अब जरा सुनो, जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो इसमें ना लेस एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी रिलीज किसके मुकाबले में, उसके मुकाबले में। वैसे बहुत एनर्जी रिलीज होगी लेकिन इसके मुकाबले में कम हो रही है, तो आपसे पूछे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट कहां से रिलीज हो रहा है, तब आप बताओगे लेस एनर्जी रिलीज किससे होती है, तब आप कहोगे इस वाले से होती है, ठीक है बच्चा?
लेस एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी एमिट होगी वो लेस होगी, ठीक है, कम ऊर्जा, लेकिन ये कम ऊर्जा वैसे कम नहीं है, किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में, तो इसमें मोर एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैसे न्यूक्लियर फिजन कैसे इनिशिएट करवाएंगे, तो इस सब्सटेंस पे हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाएंगे ऐसे, तो ये जो अभिक्रिया है ना, इसकी शुरुआत कौन करता है, न्यूक्लियर फिजन की शुरुआत कौन करता है, ये इनिशिएट कौन करता है, तो न्यूट्रॉन करता है, इट इज इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की शुरुआत न्यूट्रॉन द्वारा की जाती है, जबकि नाभिकीय संलयन की शुरुआत जो होती है वो एक प्रोटॉन से की जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन एनडीए सीरीज के एग्जाम का, मैंने कहा ना आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हो और फिर आप कहते हो मैंने क्वेश्चन करके नहीं आ पाए, कि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस काम में लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, जबकि इस केमिकल इस वाली रिएक्शन से हम बोलेंगे कि एनर्जी कम, इसके मुकाबले में कम निकलती है, और इसको शुरुआत करवाने के लिए आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हो, उसको प्रोटॉन शुरू कर सकता है। इस वाली न्यूक्लियर रिएक्शन को लेस टेंपरेचर और लेस प्रेशर पे शुरुआत कर सकते हो आप, इसको लेस टेंपरेचर और लेस हीट प्रेशर की जरूरत होती है, यानी कि ये कम ताप और कम दाब पे शुरू हो जाती है। अगेन वैसे कम ताप दाब नहीं, इसके मुकाबले में कम ताप दाब, ठीक है, तो लिख दो ये कम तापमान और कम दाब पे भी शुरू हो जाती है, ठीक है, लेस टेंपरेचर लेस प्रेशर, कम दाब और कम तापमान। जबकि बच्चा ये वाली न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसके लिए क्या चाहिए हमें, मोर टेंपरेचर, अधिक तापमान या बहुत ज्यादा तापमान, और मोर ही हमें क्या चाहिए, प्रेशर, तो हिंदी में लिख लेना ज्यादा तापमान और ज्यादा दबाव चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बच्चा इसके एग्जांपल, न्यूक्लियर फिजन से क्या होता है और फ्यूजन से क्या होता है, ये तो आते हैं एग्जाम में, तो बच्चा न्यूक्लियर फिजन से एटम बम बनाया जाता है, इसके एग्जांपल लिखो एटम बम। अगर आपसे पूछ ले एटम बम यानी कि जो परमाणु बम होता है वो कौन से टाइप की रिएक्शंस पे आधारित होता है, तो आप कहोगे नाभिकीय विखंडन, एक टाइप की चेन रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन से बनता है। जबकि बच्चा इसके एग्जांपल लिखो पहला हाइड्रोजन बम, क्या लिखो हाइड्रोजन बम, हिंदी में सेम नाम हाइड्रोजन बम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ नंबरिंग कर लेना, ठीक है, दूसरा है एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी ऑफ सन, सूर्य की जो ऊर्जा है वो किसका उदाहरण है, वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तीसरा लिखो फॉर्मेशन ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तारों का निर्माण होना, और ये एग्जाम में तीनों एग्जांपल आते हैं, तारों का निर्माण, सूर्य की एनर्जी और तीसरा हाइड्रोजन बम, ये कौन से टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंडेंट है। आप खुद सोचो यहाँ पे ज्यादा ही एनर्जी, तो सन के पास एनर्जी की कमी थोड़ी ना है, ठीक है, इतना ज्यादा टेंपरेचर प्रेशर कि यहाँ पर तारों का टिमटिमाना आ जाता है कभी एग्जाम में, तारों का टिमटिमाना हिंदी में आ जाते हैं ऐसे लिखा हो, ठीक है, कौन सी प्रोसेस पे आधारित है, तो आप बताओगे तारों का टिमटिमाना न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पे आधारित है, फ्यूजन की प्रोसेस पे आधारित है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने एग्जाम में, देखे होंगे ना बेटा, तो ये सारे चारों पांचों पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। अब मैं थोड़ी सी इनके बारे में बातें बता दूं, कुछ बातें बता दूं, जैसे मैंने कहा एटम बम कौन सी प्रोसेस पे आधारित है, न्यूक्लियर फिजन। अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि कहीं पर भी हाइड्रोजन बम जब काम में लेते हैं ना, तो हाइड्रोजन बम में पहले एटम बम लगाया जाता है नीचे, एटम बम, और ऊपर क्या लगाया जाता है, हाइड्रोजन बम लगाया जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, अरे भैया हाइड्रोजन बम को तो बहुत ज्यादा टेंपरेचर, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, है ना, और ये जो हीट है वो कहां से, नॉर्मल आप आग वाला लगा के थोड़ी ना उसको ब्लास्ट कर दोगे, ये हीट किससे, एटम बम से ही मिलेगी। तो पहले एटम बम को रिलीज किया जाएगा, और जब ये एटम बम रिलीज होगा तो इससे क्या निकलेगी, इससे एनर्जी निकलेगी ना, फिर ये एनर्जी क्या करेगी, इसको इनिशिएट करेगी। तो हाइड्रोजन बम अकेला नहीं फोड़ जाता कभी भी, उसके अंदर एटम बम, परमाणु बम, क्योंकि हाइड्रोजन बम को इनिशिएट करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा, और इतना भी एनर्जी तो कौन, एटम बम को ब्लास्ट करके ही आप दे सकते हो, एटम बम को ब्लास्ट करके ही दे सकते हो। और यहाँ पर ये जो एटम बम है ना, इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि एटम बम को बनाने के लिए फ्यूल क्या काम में लिया जाता है, ईंधन क्या काम में लिया जाता है, तो बच्चा या तो यूरेनियम 235 लो आप, या आप बनाओ ये एटम बम प्लूटोनियम 239 के, या तो यूरेनियम 235 से, या पीयू इज द सिंबल ऑफ प्लूटोनियम 239, ये दोनों एज ए फ्यूल की तरह काम के लेके हम एटम बम बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो ये लो ऐसे बनेगा, कर दो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यूरेनियम 235 से प्लूटोनियम 239 लो, एक न्यूट्रॉन में बॉन्ड करवाओ, ऐसे 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 3 न्यूट्रॉन, फिर वो आगे से आगे रुकेगा, फिर आगे से आगे रुकेगा, टूटता जाएगा अनकंट्रोल्ड वे में, अनियंत्रित कर दो इसको, रिएक्शन को कंट्रोल करना ही है हमें, कौन सी बिजली बनानी है, कंट्रोल करना पड़ता है इनको, और लास्ट में जाकर इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से इतना ज्यादा एनर्जी हमें हो चुका होगा कि उसी एनर्जी को आप स्टोर करके क्या एटम बम बना लेते हो, परमाणु बम बना लेते हो। देखिए ना परमाणु मूवी देखी होगी आपने, जॉन अब्राहम वाली ना, ठीक है, या ओपेनहाइमर, वो अभी तो आई थी, ओपेनहाइमर की आई ना, ओपेनहाइमर क्या ओपेनहाइमर मूवी आई थी, वो देखी होगी आपने, बहुत फेमस मूवी, ठीक है। चलो तो ये आप याद रखिएगा, एटम बम अंदर ब्लास्ट करके हाइड्रोजन बम को इनिशिएट करवा सकते हो, अदरवाइज इतना एनर्जी आप कहां से दोगे बाहर से हाइड्रोजन बम को इनिशिएट करने के लिए भी। समझ में आ गई मेरी बात। चलो तो यहाँ पर हम क्या यूज लेते हैं बच्चा, यहाँ पर हम एटम बम बनाने के लिए फ्यूल यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए D2 ले लो, ट्रिटियम ले लो, ट्रिटियम ले लो, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, एटम बम हाइड्रोजन बम के बारे में। अब थोड़ी सी बातें लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट एटम बम किसने बनाया था, फर्स्ट एटम बम यानी कि पहला परमाणु बम किसने बनाया था। अभी तो मैंने मूवी का नाम बोला, देखिए वो मूवी आप लोगों ने है, तो आप दो साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे, ओटो हॉर्न, वैसे ओटो हॉर्न ने न्यूक्लियर फिजन बताया था, लेकिन ज्यादा फेमस कौन है आप बताओगे, आपके हैं आर ओपेनहाइमर, आर ओपेनहाइमर, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन में, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। ओटो हॉर्न ने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया था, इन्होंने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया था। अब बच्चा एटम बम बनता कौन सी प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिजन से क्यों बनता है, इसलिए हम इनका नाम भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछे कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की, तब आप ओटो हॉर्न करके आओगे, और स्पेसिफिकली पूछे परमाणु बम किसने बनाया, तो वहां पर ये दोनों ऑप्शन होंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ओपेनहाइमर को दोगे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे फर्स्ट हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, प्रथम हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो एडवर्ड टेलर, ये भी लिख लो, ठीक है, आइजैक क्या पता, एडवर्ड टेलर के द्वारा फर्स्ट हाइड्रोजन बम बनाया गया, ओके। और पहला एटम बम था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। फर्स्ट एटम बम के नाम रखे जाते हैं बच्चा, आपने परमाणु मूवी वगैरह देखी होगी तो सीक्रेट तरीके से काम होते हैं, अदरवाइज आपको पता है आसपास की कंट्री ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देती है। आपने जो पोखरण में हुआ था राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में, है ना, वो कितना सीक्रेट किया गया था, मूवी देखी होगी ना आपने बच्चा। फर्स्ट एटम बम लिटिल बॉय के नाम से बनाया गया था। अब इसको हिंदी में छोटा लड़का मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, लिटिल बॉय के नाम से बना। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जाम में आ जाते हैं। क्या जैसे आपको लिखना है फर्स्ट एटम बम वाज मेड बाय ओटो हॉर्न एंड ओपेनहाइमर, और आंसर कैसे करना है मैंने बता दिया है। फिर मुझे फर्स्ट हाइड्रोजन बम किसने प्रिपेयर किया था, एडवर्ड टेलर ने, और फर्स्ट एटम बम बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, लिटिल बॉय रखा गया था। ओके बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात। हाँ, नीतीश कार्बन एंड इस कंपाउंड के करवाती हूँ, नोट्स अपलोड करवाती हूँ, पास में करवाती हूँ, ठीक है। अब सही सेंटेंस क्या लिख रहे हो विकास कुमार, बेटा एक चीज बोर्ड पे रखने लग गए ना, लिखने लग गए ना, तो सिलेबस एक साल में जाएगा। मैं पूरा सेंटेंस लिखूं इंग्लिश में, हिंदी में, अब इतना तो आपको समझ जाओगे कि मैंने क्या सेंटेंस लिखा होगा भैया। एटम बम लिख के आगे लगा के दो साइंटिस्ट के नाम लिखे होंगे तो क्या सेंटेंस लिखा होगा, एटम बम किसने बनाया, 4 बार बोल भी दिया। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय था, पंकज जी, ये तो हम बोल रहे हैं। चलिए अब आपकी लास्ट एक चीज बची है इस चैप्टर में, देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, रेडियोएक्टिविटी पढ़ा दिया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रेडियोएक्टिविटी से बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद मैंने आपको आज करवा दिया रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कैसे काम में लेते हैं हम, उसके बाद चेन रिएक्शंस क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जो चेन में चलती है, आगे से आगे चलती है, जो अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है, अनियंत्रित होती है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि यही चेन रिएक्शंस जो होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आती है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस भाग लेता है, नाभिक हिस्सा लेता है, दो टाइप की होती है, फिजन फ्यूजन। फिजन से हम क्या बनाते हैं, एटम बम, और लिख लो इसी पे आधारित होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसी में ही तो हम कंट्रोल करके बिजली बना लेते हैं।
ये न्यूक्लियर रिएक्टर बचा है, ये हम कल करा देंगे आपको। और न्यूक्लियर फ्यूजन से एग्जांपल ये याद रखना, ये तीनों एग्जांपल। और फिर मैंने बता दिया आपको थोड़ी सी ये चीजें, एक दो क्वेश्चन जो आ जाते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, याद रखिएगा। अब लास्ट इस चैप्टर में एक चीज बची है, क्या वो बचा है एनआर। एनआर का मतलब है न्यूक्लियर रिएक्टर। कल हम आपको न्यूक्लियर रिएक्टर करवा देंगे, ठीक है? ओके बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस कंट्री के पास है? ये तो आप करंट अफेयर में पढ़ोगे बेटा, ये तो आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे। आप मुझे बताइए, अच्छा ज्यादा स्पीड हो रही है, इतनी ज्यादा स्पीड हो रही है, हम कार्बन एंड कंपाउंड के नोट्स अपलोड करवा देंगे, ठीक है? हम करवा देंगे। नोट्स दे तो रही है साथ साथ में विक्की जी, विकास कुमार, पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना, नोट्स दे तो रही हूँ साथ साथ में, हर एक चैप्टर के नोट्स अपलोड करवा दिया आपको, हर एक चैप्टर के नोट्स अपलोड करवा दिए बेटा मैंने। विकास आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आप ये बताओ, जैसे चैप्टर फिनिश हुआ वैसे नोट्स सारे तो करवाए आपको। एनिमल का रिप्रोडक्शन नहीं लिखा है, किसका रिप्रोडक्शन बोलना मैं समझी नहीं, एनिमल में किसका? एनिमल में किसका रिप्रोडक्शन नहीं पढ़े जो आप बार बार बोल रहे हो? चलिए, मैंने क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है, उसका आंसर व्हाट्सएप में इतना नहीं खोलती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे पूछ सकते हो क्वेश्चन, इतना व्हाट्सएप नहीं खोलती हूँ मैं, इतना व्हाट्सएप में टाइम थोड़ी होता है कि बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट ले ले। आपको क्लास में डाउट क्लियर भी करते हो, कुंदन सिंह आपका नाम तो मुझे याद ही है, ठीक है? तो ये आपका आज का क्लास बहुत ही मैंने आपको डिटेल में एक बार किसी चीज करवा दी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं क्लास में पढ़ा देती हूँ आपको। देखो ये सारे क्वेश्चन है, पहला हाइड्रोजन बम किसने बनाया, एटम बम किसने बनाया, पहले एटम बम का नाम क्या था, फ्यूल कौन सा काम में लेते हैं एटम बम में, तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और याद है ना, हिरोशिमा नागासाकी वाला क्वेश्चन मैंने पहले लिखवाया था आपको, ठीक है? आपसे पूछे न्यूक्लियर फिजन की शुरुआत कौन करता है, फ्यूजन की कौन करता है ना? किसको कम टेंपरेचर की जरूरत होती है, किसको ज्यादा टेंपरेचर की जरूरत होती है, किसका कौन सा आइसोटोप होता है जो किसको कहां पर हम काम में लेते हैं, ठीक है? चलो हो गया, चलो वो तभी बताएंगे आपको। ये बायोलॉजी की क्लास है क्या? विकास विकास तुम बहुत बोलते हो, हैं बहुत बोलते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। बायोलॉजी में कितनी क्लास है, केमिस्ट्री में कितनी क्लास है, ये पूछने काम है क्या? बायोलॉजी की क्लास बायोलॉजी में पता करेंगे, वही पूछेंगे। चलो फिर हो गया आज की क्लास, कल हम इस क्लास को आगे से कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर करवाने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, छोटे छोटे चैप्टर बचे, बड़े चैप्टर नहीं है ना, वो हम तब पढ़ेंगे। सीरीज के लिए एक बार आप टेक्निकल नंबर पे फोन करो बेटा, सीरीज कैसे लगाओगे आप, कैसे मिलेंगे उसके लिए मोबाइल नंबर पे फोन करो बेटा, इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? वहां पे आप बात करो, वो लोग आपको गाइड कर देंगे।